तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेक्शन नंबर 44AB एंड टैक्स ऑडिट चैलेंजेस अंडर सेक्शन नंबर 44AB। तो देखो, कोई भी बंदा या तो वो बिजनेसमैन हो सकता है, या तो वो प्रोफेशनल हो सकता है, या तो वो बंदा क्या करेगा, जॉब मतलब सैलरी पे काम करेगा। प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या आते हैं, तो इनकम टैक्स में एज पर रूल 6F इन्होंने ये 11 तरह की प्रोफेशन को स्पेसिफाई किया है। लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो टैक्स अथॉरिटी के आगे जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है वो, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, IT प्रोफेशनल। इनमें से अगर आप कोई हो तो ही आप प्रोफेशनल की कैटेगराइजेशन में जाओगे, वरना आप बचे हुए दो कैटेगरी में किधर जाओगे। बात करते हैं अबाउट सेक्शन नंबर 44AB। देखो, 44AB के अंदर या तो आप प्रोफेशन में जाओगे या तो आप बिजनेस वाले में करोगे। अगर आपका ग्रॉस रिसिट्स 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करना, तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको अंडर सेक्शन नंबर 44AB ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका टर्नओवर देखा जाएगा कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अभी एक और एक बात, इन्होंने 1 करोड़ की लिमिट को चेंज करके 10 करोड़ दिया है। अगर, क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका एग्रीगेट रिसिट एंड एग्रीगेट पेमेंट कैश में पूरे साल भर में आप कैश में लेस देन 5% तक का ही अगर आप एग्रीगेट रिसीट और पेमेंट है तो आपकी लिमिट 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगी। मान लेते हैं आपको ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 44AB एप्लीकेबल है, आप यह बिजनेस कर रहे हो या आप प्रोफेशनल हो और आपको ऑडिट एप्लीकेबल है, तो ऑडिट करेगा कौन? क्या वो ऑडिट आप खुद कर सकते हो या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही कराना पड़ेगा? तो ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर द CA एक्ट 1949 कैन कंडक्ट एंड सर्टिफाइड योर टैक्स अकाउंट। अब हम बात करेंगे ऑडिट करना मतलब क्या। तो देखो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है आपके उसको वेरीफाई करेगा। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको अच्छी तरह एग्जामाइन करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंड AS इसका अगर एप्लीकेबल रहेगा तो उसके हिसाब से कंप्लायंस चेक करेगा। बहुत सारी कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बल्कि इंड AS एप्लीकेबल होता, तो इसके बाद कंप्लायंस है कि नहीं ये भी चेक करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी आपके बिल्स वगैरह, वाउचर्स वगैरह, उनको अच्छी तरह वेरीफाई करेगा। आप TDS के रिटर्न, GST के रिटर्न्स, इन सबको अच्छी तरह वेरीफाई करेगा। आपके जितने एक्सपेंसेस है, लोन के अकाउंट्स चेक करेगा, डिप्रिसिएशन का जो भी है वो चेक करेगा। इसके अलावा आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है उसको अच्छी तरह चेक करेगा। जैसे ही ये पूरा का पूरा उसका काम हो जाता, इसके बाद जाएगा फाइलिंग स्टेज पे। फाइलिंग स्टेज मतलब क्या, फॉर्म 3CA, 3CB, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म एंड फॉर्म 3CD ये आता फाइलिंग में। या तो फॉर्म 3CA भरेगा या तो 3CB भरेगा, डिपेंड अपॉन क्या आप दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड हो, एंड इसके साथ में फॉर्म 3CD भरेगा। अब ये जो फॉर्म 3CD है ये आपका कोर रिपोर्ट है, क्योंकि इसी के अंदर आते हैं 44 क्लॉजेज जो आपको फिल करने होते हैं। डिसअलाउंस वगैरह उन सब का पर्टिकुलर दिया होता है। आपके इनकम डिडक्शन कितने क्लेम किए, TDS का कंप्लायंस है कि नहीं, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस, उन सब का डिस्क्लोजर या इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 3CD में रिपोर्ट करना होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड अंडर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो पहला है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। मैंने आपको कहा था अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए लिमिट है 50 लाख रुपीज़ की, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए लिमिट है 1 करोड़ की। लेकिन 1 करोड़ की जगह आप यूज़ करोगे 10 करोड़ की अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट और एग्रीगेट रिसिट इज़ अप टू 5% इन कैश। बचा हुआ मतलब आपका सब पूरा कैसा होना चाहिए, बैंक में। अब यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने कहा आपको एग्रीगेट पेमेंट और आपका एग्रीगेट रिसिट, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो कि मेरा बिजनेस है कि मैं क्या करता हूँ, शूज़ वगैरह जो है ना इनका सेल करता हूँ, मतलब शूज़ बेचने की मेरी दुकान है, शूज़ चप्पल ये सब बेचने का मेरा बिजनेस है। मान लेते हैं कि 1 करोड़ का पूरे साल भर में मैं सेल करता हूँ। 1 करोड़ का मैं पूरे साल भर में क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। इसके अलावा मैं जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ट्यूशन भी देता हूँ, और उससे मान लो मेरे पूरे साल भर में इनकम होती है 20 लाख रुपीज़। अगर मैं बात करूँ एग्रीगेट पेमेंट एग्रीगेट रिसिट की, शूज़ जब बेचूंगा तो कस्टमर केयर से मुझे पैसा मिलेगा। ये 1 करोड़ मेरा क्या है, एग्रीगेट रिसिट है, ये मेरा रिसिट है मेरा। ये 20 लाख क्या है, ये भी मेरा रिसिट है। अगर मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूँ, मेरा शूज़ का बिजनेस है, तो ये 1 करोड़ होता, लेकिन अगर मैं टोटल देखूँ तो 1 करोड़ 20 लाख होता। अभी आपको डाउट आएगा कि हम 1 करोड़ केस में जा रहे हैं या 10 लाख केस में जा रहे हैं। तो देखो, जब एग्रीगेट की बात कर रहे हैं हम तो ये टोटल 1 करोड़ और 20 लाख हम टोटल के देखेंगे। सिर्फ 1 करोड़ को अपने को देखने का नहीं है, ये 1 करोड़ आपकी ग्रॉस रिसीट होती है जो है बिजनेस से, लेकिन हम इस केस में 1 करोड़ 20 लाख टोटल गिनेंगे। अगर ये 1 करोड़ 20 लाख टोटल इज इक्वल टू कितना, 6 लाख।
अगर आपका कैश में जो रिसीट है वो सिर्फ 6 लाख रुपए तक का है, इसके अलावा पेमेंट की जो कंडीशन है अगर आप वो भी सेटिस्फाई करते हो तो फिर आपकी लिमिट 1 की जगह 10 करोड़ हो जाएगी। लेकिन जो गलती हम करते हैं वो है क्लासिफिकेशन इशू। आप क्या आप प्रोफेशनल हो या क्या आप बिजनेसमैन हो, इसके ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मेरा काम है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर मैं इंडिपेंडेंटली किसी क्लाइंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो ये क्या है, मेरा प्रोफेशनल है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ, सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, एक इंटीरियर डिज़ाइनर की जो एक फर्म है मैं वहाँ पे काम करता हूँ और क्लाइंट को इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ। यहाँ क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली? नहीं। तो इस केस में मैं प्रोफेशनल हूँ क्या? नहीं। क्या मैं बिजनेसमैन हूँ? नहीं। यहाँ पे मैं जॉब पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना ही प्रोफेशनल में जाता हूँ ना ही बिजनेस में जाता हूँ। अब मान लो मैं कौन हूँ, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं किसी भी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब क्या, उनके पास कोई, अगर फर्म के पास कोई क्लाइंट आया और उनको काम कराना रहा तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देंगे, मैं वो काम करके फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस केस में क्या मैं प्रोफेशनल हूँ या मैं जॉब में दे रहा हूँ? नहीं। इस केस में भी आप क्या हो जाओगे, प्रोफेशनल हो जाओगे। मान लेते हैं मैंने किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फर्म के साथ एग्रीमेंट इस तरह से करके रखा है कि वो मुझे लमसम पेमेंट करेंगे 30 लाख रुपीज़ का, और मैं उन्हें पूरे साल भर में सर्विसेज दूंगा ऑन डिमांड। मतलब जब भी उन्हें मेरी गरज पड़ेगी मुझे कॉल करेंगे तब मैं उन्हें सर्विसेज दूंगा। तो अब क्या मैं प्रोफेशनल में जाता हूँ या मैं सैलरी में जाता हूँ? नहीं। अब भी मैं किस में जाऊँगा, प्रोफेशन में जाऊँगा। मान लो मैंने फर्म के साथ एग्रीमेंट इस तरह करके रखा है कि मैं घर से काम करूँगा, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, और जब भी आपको मेरी गरज होगी मैं ऑन डिमांड सिर्फ तभी ही सर्विसेज दूंगा, बचे हुए टाइम में काम नहीं करूँगा। तो अब क्या मैं प्रोफेशन में जाता हूँ या मैं सैलरी में जाऊँगा? तो देखो, यू आर स्टिल अ प्रोफेशनल। लास्ट केस देखते हैं अपन। मान लो आप एक किसी फर्म में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हो, आपको आपके फर्म को काम करवाना था, और वो काम के लिए ने आपकी फर्म को आपके दोस्त से पहचान करा के दी। मान लो ये XYZ नाम की फ़र्म है, आप हो ए, मिस्टर ए हो आप इस फर्म में क्या हो, एम्प्लॉयड हो। आपका एक फ्रेंड है बी नाम का, आपने क्या किया, आपके दोस्त का काम रेफ़र किया XYZ को। XYZ ने काम दिया किसको, बी को। कितने का दिया, 6 करोड़ का काम दिया मान लेते। बी ने आउट ऑफ हैप्पीनेस ए को उसमें से 25 लाख रुपए दे दिए कि नहीं भाई तूने मेरे को काम दिलवाया इसलिए मैं तेरे को 25 लाख देता हूँ। अब ए के हिसाब से सोचो, ए को जो 25 लाख मिला, क्या वो उसका ग्रॉस रिसिट है? नहीं, ये सब ग्रॉस रिसिट नहीं है। ग्रॉस रिसिट मतलब क्या होता है, आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनर इस प्रोफेशन से पैसा मिलना चाहिए। क्या उसको यहाँ पे मिला? नहीं। ये तो इसका क्या है, रेफरल इनकम है। तो अगर सिर्फ इस इनकम को हम कंसिडर करें तो ये इनकम के लिए हम आपको 44AB की एप्लीकेबिलिटी में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में बी ने ए को 25 लाख दिए होते और साथ में ये भी बोला होता कि जब भी बी को मदद की ज़रूरत पड़ेगी ए उसे सर्विसेज देगा, हेल्प करेगा, मतलब, तो उस केस में इसकी जो इनकम है ये रेफरल इनकम नहीं जबकि प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी, एंड 44AB में इंक्लूड भी होगा ये। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी क्लाइंट का बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करता है तो इसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ सेल्स परचेज की अमाउंट वगैरह चेक करे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है चेक करना कि क्या उस कंपनी या क्या उस क्लाइंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने फिनेंशियल्स बनाए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे कि रेवेन्यू रिकग्निशन जब करते हैं, जब रेवेन्यू को रिकग्नाइज करोगे तो क्या आपने जो AS9 है उसके सभी प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में AS2, फिक्स असेट का जब अकाउंटिंग होता है तो AS10, डिप्रिसिएशंस को आपने किस तरह वैल्यू किया है, WDV, SLM क्या आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है। प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए AS29, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए AS7। अगर आपने इसमें कुछ भी डेविएशन आता है AS में तो क्या आपने उसको डिस्क्लोज किया है। ये डिस्क्लोजर का क्या कोई मटेरियल इंपैक्ट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी पड़ती है। उसके बाद ही माना जाएगा कि आपने कंप्लाई किया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पॉइंट है इसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट किसका कर रहे हैं, बुक्स का, तो एटलीस्ट आपके पास बुक्स मेंटेन होनी चाहिए। जो भी वो दिया कहाँ पे, सेक्शन में 44AA। अब जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की जो लिस्ट हमने ऊपर देखी उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, जो बिल आप कस्टमर को देते हो उनकी कार्बन कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, वैल्यू एक्सीडिंग 25, ये सबका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो एटलीस्ट बेसिक जो रिकॉर्ड्स होने चाहिए वो आपके पास होने चाहिए, जैसे कैश बुक, लेजर, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस वाउचर, ये आपके पास होने चाहिए। पॉइंट आएगा इसके अंदर एरर्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर्म 3CD। इसमें आप क्या क्या गलती करते हो, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं क्लॉज 1 है। अब क्लॉज 1 के अंदर आपको रिलेवेंट सेक्शन डालना पड़ता है 44AB का। बहुत बार क्या होता है 44AB क्लॉज
ए आप डाल देते हो इंस्टेड ऑफ 44AB क्लॉज बी। ये छोटी मोटी गलतियाँ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लॉज 11 की, तो 11 के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बोलना पड़ता है, आपने कौन से मेंटेन किए हैं। अब उसके अंदर गलती क्या होती है, आप नॉट लिस्टिंग ऑल बुक्स मेंटेन। हो सकता है आप बहुत सारे बुक्स मेंटेन करते हो, जैसे कि फिक्स एसेट का रजिस्टर, कैश बुक वगैरह, पर आप यहाँ पे उसको लिखना भूल गए हो, या फिर उसका लोकेशन जो रहता है वो आपने इनकरेक्ट डाला हो। लोकेशन मतलब आपको जनरली बोला है कि प्रिंसिपल प्लेस पे रखने का है। प्रिंसिपल प्लेस मान लेते हरियाणा में है और आपने उसको गलती से दिल्ली लिख दिया। आप समझ रहे, ऐसी गलती हो सकती है। वह क्लॉज नंबर जो 13 है वो क्या बोलता है आपको कि AS या फिर इंड AS इसका आपको कंप्लाइज करना था, तो आप ये इन्फॉर्मेशन कभी चेक करना कभी आपसे रह जाता है। अब जो क्लॉज नंबर 34 है ये बात करता है जनरली TDS और TCS की। हो सकता है कि आपने यहाँ पे जो फिगर्स डाली है वो मैच नहीं कर रही हो विथ 26AS, उसके आदि फिगर्स मैच नहीं कर रही हो। इसके अलावा क्लॉज नंबर जो 36 है ये बात करता है कि डिविडेंड का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है या डिविडेंड अगर डिक्लेयर होता है तो उस केस में फेलियर टू रिपोर्ट हो सकता है, आपने इसको रिपोर्ट करने में आपका रहेगा। जो क्लॉज नंबर 26 है वो बात करता है सेक्शन नंबर 43B की। ये बात करता है कि जब एक्चुअल पेमेंट होगा तभी ही आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं जो टैक्सेस या जो ड्यूटी होती है वो पे नहीं हुआ है, फिर भी आप उसका डिडक्शन ले लेते हो। तो ये सब चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हर क्लॉज में जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिकन्सिलेशन के इशूज आ सकते हैं। रिकन्सिलेशन मतलब क्या, आपने जो टर्नओवर आपकी बुक्स में दिखा है वो, और जो GST में आपने आपका टर्नओवर दिखा है इसमें मिसमैच आ रहा है, ये पहला। इसके अलावा जो फॉर्म नंबर 3C आपने अभी भरा है इसमें और ITR जो आपने भरा होगा इसमें डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो। इसके अलावा जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंसेस है और जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस है इनका आपने मान लो ब्रेकअप नहीं दिया। इसके अलावा जो भी नॉन बिजनेस की इनकम होती है, जैसे मान लो आपको रेंटल की इनकम आई या FD से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये आप इग्नोर करते हो, तो इसको आप रिपोर्ट नहीं करते। ऊपर जो मेंशन किया था 26AS में जितना आपका TDS का दिख रहा है और आपकी बुक्स में जितना दिख रहा है इसमें मिसमैच आ सकता है। इसके अलावा जो कैश के ट्रांजेक्शन है इसको आपको अच्छी तरह चेक करना पड़ता है। जब भी आपको कैश में कोई पेमेंट आप करते हो या आपको रिसीव होता है तो आपको चेक करना पड़ता है क्या सेक्शन नंबर 269SS, 269T एंड सेक्शन नंबर 40A3, क्या इन तीनों सेक्शंस का कंप्लायंस हो रहा है। अगर हो रहा है तो ही आप आगे जाओगे। इसके अलावा जो भी हाई कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी आपका CPC होता है उस टाइम पे ये सब ट्रांजैक्शन फ्लैग होते हैं। असेसमेंट जब चलता है तो वो ये ट्रांजैक्शन आपको जब भी दिख रहा हो वेरीफाई करते टाइम, तो आप इसी ट्रांजैक्शन को वही टाइम पे चेक करो अच्छी तरह। इसके अलावा आपको पेनल्टीज और उनके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर जो 44AB की आपकी जो रिपोर्ट है अगर आपने टाइम में उसको फर्निश नहीं किया तो 1.5 लाख रुपीज़ और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, इतना आपको पेनल्टी बेयर करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन नंबर 271B। इसके अलावा स्क्रूटिनी असेसमेंट भी आपको हो सकता है। ऊपर के 8 पॉइंट है ये आपके चैलेंजेस है जो आपको फेस करने पड़ेंगे व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर्म नंबर 40, व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर्म 3CD। टू अवॉइड दिस व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो। सो सिंपली ये जो 5 पॉइंट्स है ये दिस आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच यू शुड फॉलो टू ओवरकम द अबव मेंशन चैलेंजेस। पहला है क्रॉस चेक करो, जब भी आपका पूरा फॉर्म 3CD फाइल हो, मतलब पूरा आपका डेटा फिल कर लो, तो उसके पहले आप एक काम करो, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, GST रिटर्न, TDS रिटर्न और 26AS और AS इन सब का उसको क्रॉस चेक कर लो। जब भी आप फॉर्म 3CD भरो हमेशा लेटेस्ट यूटिलिटी ही यूज़ करना। इसके अलावा आपके पास भले ही नील रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या फिर जीरो वैल्यू के ट्रांजेक्शन हो, फिर भी अगर उसको रिपोर्ट करने का ऑब्लिगेशन आता है तो उसको अच्छी तरह डिस्क्लोज करो। इसके अलावा जब भी आप डेटा यूज़ कर रहे हो तो वो डेटा याद रखने का रियल टाइम वाला ही होना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो जो ऑटोमेटेड टैक्स ऑडिट के सॉफ्टवेयर है आप उनको यूज़ करना। ओके, तो इस तरह हमने सब खत्म किया। ओके, थैंक यू।